हेलो फ्रेंड्स, कलश का आने वाला एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसमें आप देखेंगे कि देविका अफसोस कर रही होती कि रवि बिल्कुल सही कहता है। मैं बिना पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हूँ। रवि ने कितनी बार कोशिश की मुझे सच बताने की, लेकिन मैं हमेशा उस पर शक करती रही और उसने मुझे पलट कर जवाब भी नहीं दिया। बड़ी गलती होगी ना मुझसे, और रवि ने जो भी मेरे लिए किया वो कोई नहीं कर सकता। आज मेरी चाची की आंखों में जो खुशी के आंसू है ना, वो सिर्फ उसकी वजह से ही। और सोचने लगती लेकिन यह रवि सब क्यों कर रहा है? क्योंकि वह एक अच्छा इंसान है इसलिए, या फिर वह मेरा भरोसा जीतना चाहता है? और फिर सोचने लगती नहीं, चाहे वजह कोई भी हो, लेकिन यह बात तो सच है कि उसने मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। और यह बात भी सच है कि अब साक्षी के ऊपर कोई उंगली नहीं उठाएगा। अब बस मैं बहुत गलतियां कर चुकी हूँ, अब उसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठाऊंगी। उसने जो कुछ भी किया है ना, उसके लिए मुझे थैंक यू और सॉरी तो कहना ही चाहिए। और सोचने लग जाती है, तभी रवि उसके कमरे में आ जाए। देविका सोच में डूबी होती है। देविका को सोच में डूबा देख करके रवि भी उसके पास आ जाता है और देविका के पास आकर के बैठ जाता है। और देविका के जैसे ही सोच में डूब जाता है, तभी देविका रवि को देखते हुए उससे पूछने लगती है, क्या कर रहे हो तुम? रवि भी कहने लगता है, तुम जैसा कर रही हो थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया था। तुम उस तरफ इस तरह से देख रही थी तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया कि तुम उस तरफ देख क्या रही हो। और मुझे लगा कि तुम शायद अपनी देवी माँ से बात कर रही होगी। फिर मुझे लगा कि देवी माँ से बात कर रही होगी, लेकिन देवी माँ तो है नहीं यहाँ पर। फिर मैंने सोचा कि तुम यहाँ पर रख के पौधे से बात कर रही होगी, तो क्योंकि तुम्हारे पास तो बहुत सारे ऑप्शन है ना। और मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। और कहता है कि वैसे तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? देविका को देख करके कहने लगता है, क्या तुम्हें कुछ कहना है? देविका कहती नहीं तो। तभी रवि को लगता है कि पक्का। देविका सोचने लग जाती है, रवि कहने लगता है पक्का। तभी रवि वहां से जाने लगता है। देविका रवि को रोक करके कहती, रवि रवि रुक जाता है। तभी देविका कहती कुछ नहीं। वो सोचती है, भगवान पता नहीं गलती मान लेना इतना मुश्किल क्यों होता है, क्योंकि मैं जानती हूँ उसे अगर मैं सॉरी कह दूंगी ना तो या मुझे नहीं बख्शेगा और मेरी अच्छे से क्लास ले लेगा। और उसके पास जाकर के उसे सॉरी कहने की बहुत कोशिश कर रही होती है, मगर नहीं कर पा रही होती। सोचने लग जाता है ये इतना अजीब क्यों बिहेव कर रही है आज। और तभी वो समझ जाता है कि मैडम को मुझे सॉरी बोलना है। सोचने लगता है ये मैडम भी कचकच है ना, बड़ी कमाल है। गुस्से में होती है तो मुंह से पटाखे फूटने लगते हो। जब एक छोटा सा सॉरी बोलना है तो मुंह पर ताला लग जाता है। तभी रवि के सामने किताब पढ़ने का बहाना करने लगती है। तभी रवि देखता है कि देविका उल्टी किताब पढ़ रही है। तभी देविका कहती है ऐसे घुर घुर करके क्या देख रहे हो, अपनी फाइल पढ़ो ना। रवि कहता है वह मैं एक्चुअली सोच रहा था कि तुम जो बुक पढ़ रही हो ना वो किस टेक्नोलॉजी से बनी है। तभी देविका कहती बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग बुक है। तभी रवि कहता है कि जरूर इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि तुम उल्टा जो पढ़ रही हो। देख करके देविका किताब को देखने लग जाती है और किताब को रख करके वहां से फटाफट से जाने लगती है। तभी रवि देविका का हाथ पकड़ कर उससे अपनी बाहों में खींच लेता है। देविका भी रवि की आंखों में देखने लगती है। रवि भी देविका की आंखों में देखने लग जाता है। रवि देविका से कहता है थैंक यू बोलना चाहती हो शायद, सॉरी भी। तुम भी ना मिस छोटी छोटी बातों के लिए इतना परेशान हो जाती है। इस वक्त मुझे तुम्हारे थैंक यू या सॉरी की कोई जरूरत नहीं। जिस दिन तुम्हें मुझ पर भरोसा होगा ना, उस दिन ये दो मीठे बोल तुम्हारे मुंह से सुनना चाहूंगा, जब जाकर के मेरे दिल को चैन मिलेगा। और देविका को छोड़ देता। तभी उसकी तरफ प्यार से देखने लगती है। रवि रूम से बाहर चले जाते। बीजी घर पर पहुंच जाती है। सोचने लगती है कि शुक्र है साकेत जी ने मोंटी को संभाल लिया है, अब फिक्र की कोई बात नहीं। तभी पल्लवी घर में आ जाती है और दादी उससे पूछने थी कहाँ से आ रही है। तभी पल्लवी कहने थी दादी मैं कॉलेज गई थी, मुझे थोड़ा सा काम था। दादी उसे डांटने लग जाती है और कहने लगती कहीं तू तेरी बहन साक्षी की तरह मत बन जाना, क्योंकि आखिर है तो तू उसी की बहन है। ये सुनकर के पल्लवी रो करके वहां से चली जाती है। दादाजी दादी को चिल्लाने लगते हैं और कहने लगती किस तरह से बात कर रही हो तुम मुझसे। तभी दादी कहने लगती दूध का जलाना छाछ भी फूक फूक करके पी। और दादाजी से कहने लगती कि मेरा अच्छा मूड खराब ना करना, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करना। वहां से चली जाती। उधर रेखा और शेखर भी रास्ते में होते। शेखर भी रेखा से कहने लगता है अब तुम साक्षी की टेंशन करना छोड़ दो और अपनी हेल्थ पर ध्यान दो। कहती है वो तो मैं छोड़ दूंगी, लेकिन सबसे बड़ा टेंशन तो बीजी का, उन्हें शादी के बारे में कौन बताए। अब यह जिम्मेदारी मैं आप पर देती हूँ कि बीजी को आपको मनाना है। अब आप कैसे मनाएंगे वो आप जाने, मैं अपना ध्यान रखूंगी, यह मेरा प्रॉमिस है। तभी वहां पर रवि आ जाता है और वो कहने लगता है चाची इतनी बड़ी खुशी की बात है तो मैं आपके लिए मिठाई लेकर आया था, मगर ये गारंटी नहीं है कि आपकी मुस्कुराहट की तरह मीठी हो और आप इससे मुंह मीठा जरूर करना। तभी चाची को परेशान देख करके रवि पूछने लगता है कि क्या हुआ चाची, कोई परेशानी? शेखर कहने लगता है कि बात यह है कि बेटा जी को इस रिश्ते के लिए कैसे मना। रवि कहने लगता है ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं बात करता हूँ। रेखा उसे रोक देती है और कहती नहीं रवि बेटा, मैं नहीं चाहती कि दोबारा से तुम्हारी कोई बेइज्जती करे, मैं तुम्हारी बेइज्जती होते नहीं देखना चाहती। रवि कहने लगता है ठीक है चाची मैं नहीं करूंगा, बस लेकिन आप इसी तरह मुस्कुराते रहो। वहां से चले जाते। रेखा और शेखर भी घर पहुंच जाते हैं और दादाजी उन दोनों का इंतजार कर रहे होते। कहने लगते जल्दी से आ जाओ, वो तो सोने चली गई है। और पूछने लगती है वहां पर क्या हुआ, रिश्ते की बात हो गई। तभी रेखा खुश होकर के दादाजी के पेट छू करके उन्हें मिठाई खिलाने लगती है और कहने लगती कि सारी बातें अच्छे से होगी बाबूजी, और आपको पता है मैंने तो मोंटी से सीधे बात की, उसने खुद इस रिश्ते के लिए हाँ कहा है और ये सब कुछ रवि की वजह से हो पाया है। सच में बाबूजी हम बहुत भाग्यशाली है जो हमें रवि जैसा दामाद मिला। शेखर भी कहने लगता है सच में बाबूजी रवि बेटे से भी बढ़कर है। तभी वहां पर दादी आ जाती है और कहने लगती है अच्छा तो मेरे पीठ पीछे तुम लोगों ने ये साजिश रची है। दादी को देख करके सभी लोग चौंक जाते हैं और खड़े हो जाते हैं। तभी बाबूजी कहने लगते देखिए सरोज जी, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। तभी दादी कहने लगती आप चुप रहिए। रेखा के पास आकर के उस गुस्से में कहने लगती क्यों रेखा रानी, तेरा दिल बहुत कमजोर है ना, मगर जिगरा बहुत तगड़ा है, तुझमें इतनी हिम्मत आई कहां? तभी रेखा रोने लग जाती है और कहने लगती बीजी आपको जरूर गलतफहमी हुई है, हम आपको यह बात बताने वाले थे। तभी गुस्से में बीजी पूछने लगती
क्या बात बताना था मुझे? कल रात को मैंने साफ साफ उस मुस्कंडे से रवि से कह दिया कि यह शादी नहीं हो सकती, तो फिर तेरी हिम्मत कैसे घर जाकर के इस रिश्ते को मंजूरी देने की? तू होती कौन है यह फैसला करने वाली? देविका को तो तूने उस नर्क में धकेली दिया, अब तो साक्षी की जिंदगी भी खराब करना चाहती। लेकिन साक्षी को तो तूने अपनी कोख से जना है ना, तेरी सगी बेटी है वो, फिर तू उसकी जिंदगी के साथ कैसे खेल सकती? तभी बाबूजी बीजी को चुप करा देते और कहने लगते बस सरोज जी, अब आपने एक शब्द भी नहीं कहना है। बीजी कहने थी मैं तो बोलूंगी, एक नहीं 1000 बार कहूंगी। तभी बाबूजी उसे जोर से चिल्ला देते और कहते बस बहुत हो गया, अपनी जवान पे लगाम दो। और कहते कि तुमने कहा ना कि रेखा बहू कभी अच्छी मां नहीं बन सकी, लेकिन मैं कहता हूँ कि तुम कभी अच्छी मां नहीं बन सकी, वरना तुम्हारा बेटा आज तुम्हारी बहू के साथ नहीं तुम्हारे साथ खड़ा होता और देविका की जिंदगी भी तुम कभी नहीं खराब करते, सब तुम्हारे कारण हुआ। तभी शेखर बाबूजी को चुप रहने के लिए कहता है। तभी बाबूजी कहते नहीं बेटा मुझे कहने दो, ये हमेशा अपने फैसले हमेशा अपनी जिद दूसरों पर थोपती आई और उसे किसी को नुकसान हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और कहने लगता आज तक तेरी हर जिद चली और मैं यह सब बर्दाश्त करता रहा। मैंने सोचा कि तुझे कभी न कभी अकल आएगी और तू सुधर जाएगी, लेकिन अब नहीं। यह मत समझना कि मैं कुछ समझता नहीं, बस अब बहुत हो गया, अब तुम साक्षी के मामले में कोई दखल नहीं दो। कहने लगते कि बस अब मैंने कह दिया कि अगर साक्षी की शादी मोंटी से होगी तो मोंटी से ही होगी। सुनकर के बीजी कहने लगते तो ठीक है, लेकिन मेरी भी एक बात सुन लो। मैं तभी बाबूजी कहने लगते हाँ मैं जानता हूँ कि यही बताना चाहती है ना कि तुम शादी में शामिल नहीं होगी, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज तक तुम्हारे सारे गलत फैसलों में हम लोग शामिल होते आए हैं और आज हमने सही फैसला लिया। तुम हमारे फैसले में शामिल होना चाहती हो या नहीं है तुम्हारा फैसला। इतने में साक्षी और पल्लवी भी वहां पर आ जाती है और उनकी सारी बातें सुनकर के हैरान हो जाती है। तभी बाबूजी कहने लगते हैं अरे बेटा साक्षी, अच्छा हुआ तुम आ गई, तेरी माँ तेरे लिए बहुत अच्छी खुशखबरी लेकर आई, अब तुझे पता है तेरी सारी मुसीबतें खत्म हो जाएगी, मोंटी ने तुझसे शादी के लिए हाँ कह दी। तभी साक्षी गुस्सा होकर के कहने लगी किसी ने मुझसे यह पूछा कि मुझे मोंटी से शादी करनी भी या नहीं। यह सुनकर के सभी हैरान हो जाते। तभी रेखा उसे कहने लगती क्या कहा तूने कि हम में से किसी ने भी तुझसे पूछना जरूरी नहीं समझा और तूने जो इतना बड़ा फैसला कर लिया, उस दिन तू हमसे बिना पूछे मोंटी के साथ पार्टी में चली गई, वहां जाकर के अपनी इज्जत गवा दी। साक्षी कहने लगती नहीं माँ आप मुझे गलत समझ रही है, वह तो मैं घर में बैठे बैठे बोर हो रही थी और मोंटी के फ्रेंड की बर्थडे पार्टी थी, तो मैंने सोचा कि वहां थोड़ा टाइम स्पेंड करके घर वापस आ जाऊंगी। मैंने सिर्फ आपको इसलिए नहीं बताया कि आप मुझे नहीं जाने देती, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मुझे ऐसे फंसा दिया जाएगा। लेकिन आप लोग तो सोच समझ करके गलत कदम उठाने जा रहे हैं ना, और यह मेरी लाइफ है, मेरे लाइफ पार्टनर कौन होगा यह हमें डिसाइड करूँ। सुनकर के शेखर को गुस्सा आ जाता है और शेखर रेखा को साक्षी के सामने से हटा करके साक्षी के पास जाता है और साक्षी को एक जोरदार थप्पड़ जड़ देता है और कहता है तू अब ये तेरी लाइफ हो गई और तू अब तक तेरे हक की बातें कर रही हो, तुझे जो पाल पोस करके हमने इतना बड़ा वो कुछ नहीं। जब तू तेरी कोई भी ख्वाहिश के लिए मेरे पास आती थी तो मैं अपनी जेब काट कर करके तेरी खुशी पूरी करता था, तब क्या मेरी कोई ख्वाहिश नहीं थी और मैंने पूरी जिंदगी अपना फर्ज निभाया और तूने क्या किया सिर्फ अपना हक लिया और तो फर्ज निभाना तो भूल ही गई। बदनामी हो रही है बाहर, हमारे लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, फोन आते हैं मुझे, मेरा मजाक उड़ाते हैं लोग, मैं क्या करूँ। और आज तेरी लाइफ का इतना बड़ा फैसला लिया साक्षी, किसके लिए? तेरे लिए। तू उल्टा ही हमें कोस रही है। तभी साक्षी भी कहने लगती आते होंगे लोग गलत गलत बोलते होंगे, इसका मतलब तो यह हुआ ना कि मैं गलत हूँ, मैं कैरेक्टरलेस लड़की, मैं ड्रग्स लेती हूँ, लोगों ने बोल दिया और आप लोगों ने मान लिया। रेखा कहने लगती कि साक्षी हम में से कोई भी तुझे गलत नहीं समझता, मगर तू समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही है? लोग तुझे इस मुसीबत से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह की बदनामी जब लड़की की हो जाती है ना तो उसके लिए कोई रिश्ता नहीं आता, सारा समाज उसे पूरी नजरों से देखता है, नफरत करता है। हम में से कोई भी नहीं चाहता कि तू जिंदगी भर आंसू बहाते रहे। साक्षी कहने लगती माँ मेरे सपने का क्या, मैं मानती हूँ कि बच्चे माँ बाप से छोटा मोटा झूठ बोल देते हैं और मैंने भी बोला, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि आप मेरे झूठ की मुझे इतनी बड़ी सजा दो। कहती साक्षी सजा तो तुझे नहीं, सजा तो मुझे मिले। आज तो तूने अपनी माँ की परवरिश और अपने परिवार को सबको दाव पर लगा दिया और कहने लगती मैं इस किस्से को ही खत्म कर देती हूँ और अपने हाथ में चाकू निकाल लेती है और अपने आप को मारने लगती है। सभी लोग रेखा को समझाने लगते हैं और उसका हाथ पकड़ करके चाकू छीनने लग जाते हैं। रेखा बाबूजी से कहने लगती बाबूजी मुझे मर जाने दीजिए, आज मेरी ममता पर दाग लग गया है। देख करके साक्षी भी परेशान हो जाती है और रोने लग जाती है। एपिसोड नहीं खत्म होता, आगे की अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।